हेलो एवरीवन, नमामि धन्वंतराय नमः। वेलकम बैक टू नर्मदे आयुर्वेदम। आज 8 फरवरी है, तो आज है वर्ल्ड एपिलेप्टिक डे, मतलब विश्व मिर्गी दिवस। उसके उपलक्ष्य में मैं कुछ बात प्रेजेंट करना चाहूँगी कि ये मनाया कब जाता है। ठीक है, तो इसकी डेट जैसे मैंने बताया अभी 8 फरवरी है और इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2015 से। किसके द्वारा? ऑर्गेनाइज्ड बाय IBE, दैट इज़ इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी। ठीक है, जैसे हम अपने प्रोग्राम्स वगैरह पढ़ते हैं स्वस्थ वृत्त में, फर्स्ट पार्ट में आता है, तो हम बहुत ज़्यादा अपना समय देते हैं इन प्रोग्राम्स के लिए। बहुत सारे प्रोग्राम हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमारे थर्ड ईयर के सब्जेक्ट स्वस्थ वृत्त में वो आता है, तो हम उसमें पढ़ते हैं। कुछ बेसिक डेट्स याद कर लेते हैं कि क्या इसका रेशियो है इंडिया में, वर्ल्ड वाइड में। तो बस एक बेसिक देख लेते हैं हम। एपिलेप्सी से इस वर्ल्ड में 65 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, 65 मिलियन पीपल, मिलियन हमें पता ही है कितना है आजकल, इतना ज़्यादा फेमस है। तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर के लिए आज सब लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस और बहुत डिग्निफाइड रहते हैं। तो 65 मिलियन पीपल, 1 लाख मीन्स 1 मिलियन, तो हम सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ये नंबर है। और 4 to 10 आउट ऑफ 1000, अगर हम पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1000 माने, तो उसमें अगर हम प्रत्येक 10-10 का ग्रुप लगाते हैं, तो उसमें से 10 में से 4 लोगों को एपिलेप्सी होगा। ठीक है, एपिलेप्सी डायग्नोस्ड होगा। और जैसे हम स्वस्थ वृत्त में पढ़ते हैं इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस, तो इसका जो इंसिडेंस है वो है 1,50,000 न्यू केसेस। इंसिडेंस मतलब कितने न्यू केसेस आए, तो 1,50,000 इसके न्यू केसेस हैं। ठीक है, मतलब ये रेशियो बहुत ज़्यादा है। ये कहाँ के रेशियो बता रही हूँ मैं? कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बता रही हूँ मैं। और अगर हम ग्रुप करें, ग्रुप में डिवाइड करें पीपल को, तो अगर 10 पीपल का हमने एक ग्रुप लिया, तो उसमें से 6 लोगों को जो एपिलेप्सी होगी उसका कॉज अननोन होगा, मतलब उसका कॉज हमें पता ही नहीं होगा कि किस वजह से, इटियोलॉजी क्या है उसकी। ओके, और अगर पहली बात तो इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, और अगर ट्रीटमेंट है तो वो नीडी लोगों के पास पहुंचा नहीं है, मतलब नीडी लोग वहाँ तक अभी तक गया नहीं है। जैसे आजकल गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे प्राइमरी सेंटर्स, PHC, CHC बहुत डेवलप किए हैं, ताकि एक छोटे से छोटे घर में, कस्बे में, गांव में एक मिनिमम जो स्वास्थ्य की बेसिक चीज़ें हैं वो वहाँ तक पहुँचें। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि एक तो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट है तो वहाँ तक पहुँचा नहीं है, लोगों में अवेलेबल नहीं है उनके पास। ठीक है, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसकी स्टार्ट कहाँ से हुआ था। हमें कोई भी प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब उसकी मतलब एक बॉर्डर लाइन क्रॉस हो जाती है। ठीक है, तो तब IBE ने स्टार्ट किया कि अब हमें ये प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, इस वजह से कोई भी प्रोग्राम बनता है। ठीक है, तो 2015 में ये प्रोग्राम बना। अब ये हो गया इसका पूरा बेसिक जितना भी डेट्स वगैरह थे। अब थोड़ा जान लेते हैं कि एपिलेप्सी में और क्या होता है, मतलब एपिलेप्सी होता क्या है मेनली। अगर आपसे कोई पूछे कि एपिलेप्सी में क्या होता है, तो आप बिल्कुल शॉक नहीं हुए। एक जो भी बेसिक सी चीज़ें हैं वो आनी चाहिए। अब जल्दी से शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि एपिलेप्सी में होता क्या है। ठीक है, तो हम सभी लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं फिजियोलॉजी, उसमें इतना ज़्यादा डिटेल हम नहीं पढ़ पाते। सेकंड ईयर में रोग निदान में रहता है, उसमें हम पढ़ते हैं। थर्ड ईयर में पीडिया और गायनी में एपिलेप्सी रहता है, उसमें हम थोड़ा बहुत देखते हैं। और फोर्थ ईयर में यानी कि फाइनल ईयर BAMS में
तो ये होता ही है डिटेल में विथ ट्रीटमेंट। तो एक थोड़ा सा बेसिक व्यू देख लेते हैं ताकि जितने भी ईयर के बच्चे हैं उनको एक बेसिक लाइन आ जाए कि ये है क्या। तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय रीअकरेंस ऑफ सीजर्स। ठीक है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिम्टम नहीं, ग्रुप ऑफ सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंस ऑफ सीजर्स, मतलब बार बार सीजर्स का रिपीट होना या आना। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति को सीजर्स हो रहे हैं, दौरे हो रहे हैं मिर्गी के, तो हमें 3 चीज़ें देखने हैं। एक तो फर्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स, वो कैसे रिएक्ट कर रही है, उसका कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्टेड है, वो क्या बोल रही है, क्या उसकी एक्टिविटीज़ हैं और कितने ड्यूरेशन तक है। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है कि उसकी फैमिली हिस्ट्री, मतलब उसकी फैमिली में ये मेनली हिस्ट्री इसकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आती है, तो हिस्ट्री बहुत अच्छे से लेनी है। और थर्ड थिंग है सीजर टाइप। अभी आगे हम बात करेंगे सीजर टाइप, कौन से कितनी देर इंटरवल है, कैसे कैसे वो रिएक्ट कर रहा है, तो उस वजह से हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा टाइप ऑफ सीजर्स है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रिकरेंट सीजर्स डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेन। सेरिबेलम है, ब्रेन है हमारा, ठीक है, सेरिबेलम है, तो हमारा एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, उस वजह से क्या होता है, प्रेशर बढ़ गया, एबनॉर्मल हुआ है। ठीक है, अब वो पूरा पेरीफेरी में पहुंचेगा, तो कहाँ जाएगा, पूरी पेरीफेरी में जाएगा, और हमारी पूरी पेरीफेरी किससे कनेक्टेड है, यस, न्यूरॉन से। ठीक है, तो वो न्यूरॉन से हमारी पूरी डिस्टिंक्ट ऑर्गन यानी कि हमारे हैंड्स एंड लेग्स में जाएगा न्यूरॉन्स के थ्रू। तो क्या होगा, जो भी एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हुई, हमारी गिव एंड टेक होता है, तो जो हमारा मोटर और सेंसरी नर्वस सिस्टम है वो भी अफेक्टेड होगा, वो भी डिस्टर्ब होगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। फिर क्या होगा, उसमें ये पता चलेगा कि इम्पेयर्ड है या लॉस है, किसका, कॉन्शियसनेस का। तो 2 चीज़ें पता चल गई हमें कि ये इम्पेयर्ड है या फिर वो कॉन्शियस है, कुछ तो भी बड़बड़ा तो नहीं रहा है, कुछ तो भी बोल तो नहीं रहा है, वो हमें मतलब समझ आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी कॉज की बात करें तो अगर तंत्र 3rd ईयर में हमने पढ़ा है लेड पॉइजनिंग, इसका पिक्यूलियर साइन है, लेड पॉइजनिंग से सीजर्स यानी एपिलेप्टिक अटैक्स होते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड CO से भी एपिलेप्सी कॉज होती है, सीजर्स कॉज होते हैं। ठीक है, हार्मफुल गैस है बहुत ज़्यादा, सिस्टमिक अटैक होते हैं इसमें, और इसकी मोस्ट कॉमन एज देख लेते हैं, तो ये 20 से कम ईयर्स के बच्चों में होती है। इसके 2 क्राइटेरिया होते हैं, एक तो आफ्टर बर्थ टू 1 ईयर, जब बच्चा 1 साल का हो जाता है उसके अंदर अंदर ये अटैक होते हैं, या फिर एट द स्टार्टिंग ऑफ प्यूबर्टी। एज क्या हुई 12 to 15 अराउंड, बोथ मेल एंड फीमेल, इस एज में ये ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी और एट द फर्स्ट ईयर ऑफ बर्थ, ये इसके 2 मेन कॉज हो गए। अब हमने गायनेकोलॉजी में पढ़ा है इपीलेप्टिक अटैक्स आते हैं किस टाइम, बेबी को एज अ कॉम्प्लिकेशन, ये बाद में हमें एपिलेप्टिक अटैक्स आते हैं, क्यों, बर्थ इंजरी के कारण, जब प्रोलॉन्ग्ड 2nd स्टेज ऑफ लेबर हो जाता है या फिर हाइपोक्सिया हो जाता है। 2nd लेन में क्या होता है कि जो बर्थ कैनाल है हमारी, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है बेबी के हेड का। ठीक है, तो उसे इतनी ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, तो इस वजह से ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है, बहुत सीरियस है। तो हमने 9 स्टेजेस पढ़ी हैं लेबर में, तो वो डिलेड हो जाती हैं, प्रोलॉन्ग्ड हो जाती हैं, उस वजह से भी ये एक रीज़न है। और जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया, और ब्रेन ट्यूमर का कॉम्प्लिकेशन भी एपिलेप्सी है। और जैसे हम छोटे रहते हैं तो हमें बहुत शौक रहता है बच्चों को गोदी लेना, तो अनस्किल्ड बेबी हैंडलिंग भी इसका एक कॉज है, तो वो भी
इसमें कॉजेज़ में आएगा उसे भी एपिलेप्सी में हम ले सकते हैं। और बहुत सारे कॉजेज़ और भी हैं, एयर पोल्यूशन हो गया, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, एक तरीके से इन्फेक्शन हो गया, और मतलब इमोशनल डिस्टर्बेंस एट बिफोर 20 ईयर्स, ये सारी चीज़ें हमारे कॉज में आ जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारे कन्वर्जन्स आ रहे हैं, सीजर्स आ रहे हैं, वो कितने प्रोलॉन्ग्ड हैं या शॉर्ट हैं, और उसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है या नहीं है। देखिए, 2 टाइप के सीजर्स होते हैं, एक तो पार्शियल और एक जनरलाइज्ड। ठीक है, पार्शियल में क्या होता है, जो ब्रेन है उसका एक पार्ट ही इन्वॉल्व रहता है। जो जनरलाइज्ड है वो ब्रेन के बोथ पार्ट आर इन्वॉल्व इन जनरलाइज्ड सीजर। अब इसमें हमें डिफरेंस कैसा पता चलेगा, जो जनरलाइज्ड सीजर है वो नो कॉन्शियसनेस, इट जनरेट नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, मतलब जो पेशेंट है वो कॉन्शियस रहता है। ठीक है, और उसमें क्या है उसका साइन, कैसे पता चलेगा पार्शियल है या जनरलाइज्ड है, उसकी हैंड या फिर कोई भी फिंगर कैसे करेगी, ऐसे 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 ऐसे, मतलब हिलाती रहेगी ऐसे ऐसे, या फिर हैंड टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे ऐसे करते रहेंगे। जॉ है, जॉ टेढ़ा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये सारे उसके साइन है। फिर क्या होगा, डिजीनेस होगी, हैवीनेस होगी, लेथार्जिक हो जाएगा, वर्टिगो हो जाएगा, वो बेहोश भी हो सकता है और लेट जाएगा। तो अगर क्या क्या हो सकता है, उसे कुछ भी अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, कुछ भी स्मेल आएगी आँखों के सामने, उसको कुछ भी दिखेगा, टेस्ट डिस्टर्ब्ड हो जाएगा उसका। तो ये सारे साइन हैं। अगर उसको इतना ज़्यादा एपिलेप्सी हो रहा है, अटैक्स आ रहे हैं, लॉन्ग कन्वल्जन्स हो रहे हैं, तो हमें उसको लेटा देना है लेफ़्ट लैटरल पोजीशन में। ये मैं आपको ट्रीटमेंट बता रही हूँ। तो उसमें जो प्रोट्रूजन ऑफ टंग हो जाता है, तो ब्लॉकिंग हो जाती है हमारे थ्रोट की, तो जो भी एयर पैसेज है, पाथवे है, वो ब्लॉक हो जाता है। तो सबसे पहले कोई भी पेशेंट आता है तो घबराना नहीं है, और कुछ भी ऐसा सुंघाना नहीं है कि भाई ये लाओ वो लाओ। आई होप सब लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। तो एज अ डॉक्टर, एज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, किसी भी चीज़ में, तंत्र विद्या में विश्वास नहीं रखना है इतना ज़्यादा, और पेशेंट के दोष और कंडीशन को देख के आराम से फर्स्ट एड करना है, फिर बाद में उसका मैनेजमेंट करना है। तो पहले हमें इन्वेस्टिगेशन देख लेते हैं। तो MRI करवा सकते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और CT स्कैन करवा सकते हैं। कहीं ट्यूमर वगैरह तो नहीं है, क्योंकि ट्यूमर अगर होगा तो भी उसका एक कॉम्प्लिकेशन में एपिलेप्सी आता है। और EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम करवा सकते हैं, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं ब्रेन में, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, कौन सा पार्ट ज़्यादा एक्टिव है। इससे पता चल जाएगा कि अगर एक पार्ट हमारा है तो पार्शियल सीजर्स हैं, दोनों जनरलाइज्ड है तो फिर जनरलाइज्ड एपिलेप्सी है। तो उसके ट्रीटमेंट में हमें सबसे पहले उसका एयर वे क्लीन करना है। एयर वे क्लीन किया, ऑक्सीजन दी, फिर उसको IV फ्लूइड देना है, क्योंकि वो कॉन्शियस स्टेट में तो रहेगा नहीं, है ना। तो उसको IV फ्लूइड के थ्रू हमें मेडिकेशन देना है। अब हम आयुर्वेद की बात करते हैं, हम आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं, तो कुछ ना कुछ आयुर्वेद का होना ही चाहिए। वर्ल्ड एपिलेप्टिक डे, दैट मीन्स विश्व मिर्गी दिवस। तो इसमें क्या होता है, इसमें संज्ञा वह स्रोतस, मनोवह स्रोतस हमारे इफेक्ट होते हैं। इसको हम मॉडर्न कोरिलेशन अगर थोड़ा बहुत भी देखें तो ये अपस्मार से कोरिलेट इसके थोड़े बहुत सिम्टम्स हम कर सकते हैं। तो हमें मनोवह स्रोतसों को स्ट्रॉन्ग करना है। तो हमने देखा है नासा ही शीर्षोद्वारम, तो सिर का द्वार क्या है, नाक। तो हमें नस्य देना है, हम नस्य से इसका इलाज कर सकते हैं, जैसे कि वचा प्रधमन नस्य, वचा चूर्ण का हम प्रधमन नस्य दे सकते हैं। और भी तीक्ष्ण औषधियाँ हैं, हिंगू और शुंठी, पिप्पली या मरीच, तीक्ष्ण औषधियों से भी हम
उसको नस से दे सकते हैं। और पेशेंट इतना ज़्यादा कॉन्शियस तो रहता नहीं है, तो उसे हम धूपन चिकित्सा भी दे सकते हैं। तो धूपन से क्या होगा, फास्टेस्ट इसमें एब्जॉर्प्शन होता है। फास्टेस्ट ये एक ट्रीटमेंट है कोई भी मेडिसिन को ब्लड कैपिलरीज तक पहुंचाने वाली। और वो अनकॉन्शियस रहता है तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि वो मुंह से लेगा कोई भी मेडिसिन। तो धूपन चिकित्सा जैसे कि अजमोदा का धूपन, गुग्गुलू का, और जो भूतग्नि है आप सब लोगों को पता होगा, जटामांसी, उसका धूपन हम दे सकते हैं। और जितने भी हमारे बड़े से बड़े मानस रोग हैं उन सबको बहुत ही अच्छा काम करता है नस्य और धूपन। और भी योग हमें पता होंगे, जैसे गौदुग्ध हो गया, ब्राह्मी घृत हो गया, और एक और है कपिलाम गवाम मूत्रम नावनम परमहितम, यानी कपिल गाय के मूत्र का यदि हम नस से नावन देते हैं तो वो श्रेष्ठ है अपस्मार की चिकित्सा के लिए। ऐसे बहुत सारे योग हैं अपस्मार की चिकित्सा में जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है देना, तो जितना भी पॉसिबल है उसको हमें अच्छे से करना है, जो भी हम कर सकते हैं। और बिल्कुल ऐसे हाइपोथेटिकल नहीं करना कि उसमें दे रखा है विडालक का, कुत्ते का, इनके मूत्र की भी दे रखा है, तो उसका ऐसा मजाक नहीं उड़ाना, क्योंकि इसमें यह है कि हमें सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज है। वो बहुत ही साइंटिफिक दिया हुआ है, बस हमें पता नहीं है, इस वजह से हम उस चीज़ों पर हंसते हैं। तो हमारे शास्त्र का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो ये सारी चिकित्सा है, तो इससे ज़रूर ही जो संज्ञा का नाश हो गया है तो ज़रूर ही चेतना वापस आती है। और मैंने बताया कि भूत नाशक जो भी धूपन है वो कर्म करना चाहिए जटामांसी धूप से, और इससे ज़रूर ही चेतना वापस आएगी। और एक बार चेतना वापस आ गई तो पेशेंट ठीक हो गया। तो पंचकर्म इसके बाद हम प्लान कर सकते हैं उस बच्चे का या उस पेशेंट का। तो आज हम इतना ही रखते हैं वर्ल्ड एपिलेप्सी डे पे। थैंक यू। नर्मदे आयुर्वेदम। जब आपने एंड तक वीडियो देखी ली तो पसंद तो आई गई होगी, तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो करना ही है आपको, और ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू। सो वेट टिल नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी, नर्मदे आयुर्वेदम।